फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो आप हमारा पीडीएफ कोर्स या तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से बाय कर सकते हैं या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 4 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, इसको बिहार के पूर्णिया में जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अंशुल स्वामी, इन्हें शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। पीवी सिंधु ने एशियन चैंपियनशिप जो कि मनीला फिलीपींस में हुई है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मारुति सुजुकी ने अपने कस्टमर्स को कार लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इंडिया और जर्मनी मिलकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रो करने में मदद करेंगे। अमित शाह ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु कैंपस को इनॉग्रेट किया है। यूएस इंडस्ट्री एसोसिएशन सेमी और आईआईएससी बेंगलोर, ये दोनों ही क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर मिलकर काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, टीडीसी फंड। आपको जानना चाहिए कि केरल गवर्नमेंट ने नीदरलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर कॉस्मोस मैलेपेरिकस प्रोजेक्ट। सहस मल्होत्रा, इन्हें जियो7 का सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वालकॉम ने इंडियन चिपसेट स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए सीडेक के साथ पार्टनरशिप की है। कर्नाटक ने हाल ही में आईएसएमसी के साथ एमओयू साइन किया है फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब प्लांट। आईसीआईसीआई बैंक ने इंडियाज ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है फॉर एमएसएमईज। नंद मूलचंदानी, इन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपना चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इंडिया ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी, इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है 5 सिटीज़ में, दिल्ली एनसीआर में, बेंगलुरु में, भोपाल में, शिलोंग में और कोयम्बटूर में। साथ ही आपको जानना चाहिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने न्यू दिल्ली में 2nd खेलो मास्टर्स गेम इनॉग्रेट किए हैं। चलिए 5 मई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA officially entered into force on May 1st, 2022. The agreement was signed on which date? भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आधिकारिक तौर पर 1 मई 2022 को लागू हुआ है। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 18 फरवरी 2022। तो देखिए, इंडिया और संयुक्त अरब अमीरात, इनके बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है CEPA, इसे इन दोनों देशों के बीच 18 फरवरी 2022 को साइन किया गया था और अब ये 1 मई 2022 से लागू हो गया है, आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। आपको जानना चाहिए जो ये CEPA है, अब इसके लागू होने के साथ ही अगले 5 साल में जो इंडिया और यूएई के बीच में जो गुड्स का ट्रेड है वो $100 बिलियन को पार कर जाएगा और जो सर्विसेज में इन दोनों देशों के बीच जो ट्रेड करते हैं सर्विसेज में, वो भी $15 बिलियन को पार कर जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए भारत ने टारगेट रखा कि हम 2030 तक $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अचीव कर लेंगे। द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ एडवाइज्ड Indian students not to enroll themselves in medical colleges in which country? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारतीय छात्रों को किस देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं लेने की सलाह दी है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पाकिस्तान। तो देखिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन है एनएमसी, इसने भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्हें कहा है कि आप पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में एनरोल मत कीजिए, वहाँ पर एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो FMGE है इसके लिए एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे या फिर इंडिया में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। FMGE इसका मतलब होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, या फिर आप नेक्स्ट कह सकते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो भारत में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए एक लाइसेंस टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं FMGE या फिर नेक्स्ट। तो ये ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे यदि पाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। विच टीम बैक द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बीटिंग बंगाल 5-4 इन द पेनल्टी शूट आउट। पेनल्टी शूट आउट में बंगाल को 5-4 से हराकर किस टीम ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा केरल। तो देखिए केरल, होस्ट केरल, यानी कि ये ऐसे नहीं आएगा, होस्ट केरला। तो जो केरल ने होस्ट किया है इसको, इसका मतलब ये हुआ इन्होंने वेस्ट बंगाल की टीम को 5-4 से हरा दिया है पेनल्टी शूट आउट में। इसी के साथ इन्होंने संतोष ट्रॉफी का जो 75th एडिशन है उसको जीत लिया है। तो ये याद रखेंगे कहाँ पर हुआ, केरल में ही हुआ। केरल ने ही जीता है वेस्ट बंगाल को हराकर। स्पोर्ट्स सेक्शन में संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ये केरला का 7th संतोष ट्रॉफी टाइटल है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा छत्तीसगढ़। देख सकते हैं CM बघेल ने किया मितान योजना का शुभारंभ। अब एक फ़ोन पर अब घर बैठे मिलेगी 100 सेवाएं, जानेंगे इसके बारे में। तो चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल, ये आपको जानना चाहिए। इन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च की है और इसी योजना के तहत एक टोल फ्री नंबर भी है 14545। तो इसको डायल करके यदि आप अपना ओरिजिनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी आप इस तरह का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको आपके घर पर मिल जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल रायपुर है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक करंट अफेयर से भी पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना की भी शुरुआत की है। नेम द IBM चेयरमैन एंड CEO हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। IBM के अध्यक्ष और CEO का नाम बताएं जिन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अरविंद कृष्णा। तो अरविंद कृष्णा आपको जानना चाहिए IBM के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और अब इन्हें जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें भी शामिल किया गया है। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट? किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा महाराष्ट्र। तो जो भी नेटिव यानी कि वहीं की और इंडेंजर्ड एनिमल्स, क्रॉप्स, मैरीन और बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, इनको कंजर्व करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार जीन बैंक प्रोजेक्ट इसको सेटअप करेगी और ये 7 थीम्स इसके तहत आएंगे: मैरीन, क्रॉप, वेटरनरी, फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एरियाज एंड रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। बाकी आप जानते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र से संबंधित हमने हाल ही में ये करंट अफेयर पढ़ा था कि भारत की फर्स्ट मेडिकल सिटी ये पुणे में जो है ओपन होगी। साथ ही हाल ही में सुरक्षा कवच 2 जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में हाल ही में संपन्न हुई है। दोनों ही करंट अफेयर हमने MCQ फॉर्मेट में देखे हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट? वर्तमान रेपो दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन 4 है या ऑप्शन डी है 4.40%। देख सकते हैं इन सरप्राइज मूव RBI हाइक्स पॉलिसी रेपो रेट टू 4.40%, CRR रेस टू 4.50%। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC
इनकी 4 मई 2022 को जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने जो रेपो रेट है उसको 40 बेसिस पॉइंट्स तक इंक्रीज़ करने के लिए मंजूरी दी है और अब जो रेपो रेट है ये 4.40% हो गई है। जो कैश रिजर्व रेशो है CRR, इसको भी 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया है और ये हो गया है 4.50%। मकसद क्या रहा दोनों ही ये जो इंक्रीज़ किया गया है CRR और रेपो रेट, ताकि जो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको वापस लिया जाए, थोड़ा कम किया जाए, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हुई है तो इससे क्या है इन्फ्लेशन को टेम किया जाए, है ना, कंट्रोल में किया जाए। अच्छा, साथ ही आपको जाना चाहिए जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ये 4.15% है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट और बैंक रेट ये 4.65% है। रेपो रेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स को शॉर्ट टर्म फंड देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। मतलब जिस रेट पर देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स को वो शॉर्ट टर्म फंड देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, है ना। तो अब ये बढ़ा दिया है, यानी कि बैंकों को जो है अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक को पैसा तो देगा लेकिन ज़्यादा चार्ज करेगा, है ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा तो बैंकों के लिए तो ये महंगा पड़ेगा। तो बैंक क्या करेंगे, अब इसकी एप्लीकेशन भी आपको पता होनी चाहिए ना कि कुछ चीज़ बड़ी है ना, तो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। रेपो रेट बढ़ रही है, इसका मतलब अब बैंक क्या है जो EMI है उस रेट को बढ़ा सकते हैं, EMI पर जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन एक फ़ायदा ये रहेगा कि जो FD है, जो नई FD खुलेंगी, है ना, उन पर अच्छा इंटरेस्ट रेट बैंक दे सकते हैं क्योंकि बैंकों को पैसा चाहिए। तो FD में जो है इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि FD में क्या होता है आप पैसे देते हैं और FD डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें, एक तो EMI बढ़ा देंगे, है ना, और दूसरा ये है कि जो आपकी FD है उस पर अच्छा इंटरेस्ट वो दे सकते हैं। चलिए, ये बात हुई रेपो रेट की। दूसरा है कैश रिजर्व रेशो, ये भी महत्वपूर्ण है। कैश रिजर्व रेशो के बारे में आप पहले ये देखिए, कैश रिजर्व रेशो इज़ अ परसेंटेज ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इन रिजर्व ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। देखिए, एक एग्जांपल समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेरे पास 1000 रुपये हैं, मुझको एक यूनिट मानकर चलिए आप कि मैं पूरा मतलब जो बैंक में पैसा है वो मेरी थ्रू है पूरा, है ना। एक बैंक है उसमें मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। अब कैश रिजर्व रेशो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जितना भी कैश रिजर्व रेशो है ना, हम मानकर चल रहे हैं कि 8% है, 8% कैश रिजर्व रेशो RBI ने तय किया हुआ है। अब मैंने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, तो अब ये बैंक के लिए मैंडेटरी है कि वो जो 8% है, जो 8% कैश रिजर्व रेशो तय हुआ है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मैंने 1000 रुपये दिए हैं तो बैंक के पास डिपॉजिट हुए हैं, बैंक के पास 1000 रुपये आए, तो उसका 8% वो अलग से कैश की फॉर्म में RBI के पास रख दे या फिर अपने वॉलेट में रख दे। आइए आपको बात समझिए, 1000 रुपये मैंने बैंक में डिपॉजिट किए, तो अब बैंक ने क्या किया, 8%, 1000 का 8% कितना हुआ 80, तो 80 रुपये उसने अलग से RBI के पास रख दिए कैश में। अब बैंक के पास कितने बचे 920। अब ये 920 वो यूज़ कर सकता है, जिसे भी लोन देना हो, जिसे भी है ना ऋण वगैरह देना हो, उसको यूज़ कर सकता है। अब अगली मीटिंग हुई RBI की, RBI ने क्या कहा कि हमने अब कैश रिजर्व रेशो 10% कर दिया है, पहले 8% था, अब कह दिया 10% कर दिया है। अब मैं फिर से गया, मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है 1000। अब 1000 का 10% उसे अलग से रखना पड़ेगा RBI के पास कैश में, ठीक है। तो 1000 का 10% कितना हुआ 100, यानी कि 100 रुपये उसने अलग रख दिए। अब बचे कितने उसके पास 900। अब इन 900 को वो यूज़ कर सकता है जिसको भी लोन वगैरह देना हो वो, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अच्छा, अब इससे क्या होता है, RBI के पास उसने पैसा जो रखा है ना, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, RBI इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ये आप याद रखें, कैश रिजर्व रेशो के केस में कोई इंटरेस्ट RBI नहीं देता। और अब मान लीजिए कोई ऐसा टाइम आया कि कस्टमर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से विड्रॉल कर रहे हैं पैसा, तब ये जो RBI के पास पैसा रखा है ना बैंकों ने, वो यूज़ कर सकते हैं तब वो, है ना। तो उनको इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हेल्प भी करता है पैसा। तो ये लिखा है कैश रिजर्व kept with the RBI ensures that bank do not run out of a cash to meet the demands of their customers. तीसरा है RBI uses the CRR rate to control liquidity in the banking system and to keep inflation at the desired level. तो देखिए इन्फ्लेशन वगैरह को जो है कंट्रोल करने में दोनों ही मेथड बहुत कारगर होते हैं, एक तो रेपो रेट, दूसरा है कैश रिजर्व रेशो। आई होप आप इन दोनों ही चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी जो ये टर्म बची है इनको एक सेशन लेंगे उसमें बताएंगे, वरना ये सेशन लंबा हो जाएगा। एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें कि जितने भी इस तरह के पॉलिसी रेट वगैरह होते हैं
ये सब एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए जाए। अच्छा, इसी में एक चीज़ आरबीआई ने ये भी लिखा था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने जो ग्लोबल फोरकास्ट है 2022 के लिए, ग्रोथ फोरकास्ट है, वो का है 3.6% से ग्रो करेगी, यानी कि जो ग्लोबल जीडीपी है वो 3.6% से जो है ग्रो करेगी, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ है वो 3% से ग्रो करेगी। तो ये दोनों आंकड़े भी आपको पता होने चाहिए। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके मेंबर्स कौन कौन रहे। डॉक्टर शशांक भिडे और असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा, राजीव रंजन, मिशेल देवापात्रा और देवव्रता पात्रा, और माइकल देवव्रता पात्रा और शक्तिकांत दास। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए कि ये नाम राजीव रंजन ये हाल ही में इसमें शामिल हुए हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसमें हाल ही में शामिल हुए हैं, क्योंकि इनसे पहले यहाँ पर थे मृदुल सागर, तो ये तो अब रिटायर हो चुके हैं, इनके बदले आए हैं राजीव रंजन, ये भी आप याद रखें। नेम द नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बिकम इंडियाज़ 100th यूनिकॉर्न। उस नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ओपन। तो देखिए, ओपन नाम का एक नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है। नियो बैंक मतलब इसी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, ये ऑनलाइन ही कार्य करता है। तो नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल है ओपन, तो ये भारत का जो है 100 यूनिकॉर्न बन गया है। तो इसने हाल ही में जो है $50 मिलियन रेस किए हैं, है ना, फंडिंग वगैरह जो मिलती है इनको। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत यूएस और चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम है। बात करें यूनिकॉर्न की, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर जाती है। ये जो टर्म है यूनिकॉर्न, ये सबसे पहले जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है एलिन ली, इनके द्वारा 2013 में कॉइन किया गया था, दिया गया था ये टर्म। विच बैंक लॉन्च्ड प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट अंडर प्रोजेक्ट वेव। प्रोजेक्ट वेव के तहत किस बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन उत्पाद लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इंडियन बैंक। तो देखिए, इंडियन बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है अंडर इट्स प्रोजेक्ट वेव। वेव का मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस। तो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में है कि प्रोजेक्ट वेव किस बैंक से संबंधित है, आंसर होगा इंडियन बैंक। तो इसके थ्रू जो ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है ये ले सकते हैं, है ना। और किसके थ्रू, जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है इंडियन बैंक की इंड OASIS, इंड ओसिस, इसके थ्रू ले सकते हैं लोन वगैरह जो लेना हो। और इसमें जो है 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन पर। और हाल ही में हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि मारुति सुजुकी ने इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर कार लोन्स। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर टू लॉन्च अ न्यू बैंक। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और निम्नलिखित में से किसने एक न्यू बैंक शुरू करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस लिमिटेड और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि हम एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, एक उपक्रम बना रहे हैं, एक अलग तरह की एक कंपनी या फिर यूनिट कह सकते हैं वो बना रहे हैं, और वो एक न्यू बैंक होगा। और जो भी MSMEs हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, तो उनको यदि लोन वगैरह चाहिए तो उस सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। 120 करोड़ का ये जो है पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, और इसमें 51% स्टेक IIFL फाइनेंस के रहेंगे और 49% रहेंगे इसके ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। और क्या नाम होगा इस जॉइंट वेंचर का, IIFL ओपन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME डैश लॉन्च द MSME सस्टेनेबल GED सर्टिफिकेशन स्कीम। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पूछ रहे हैं कि MSME केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना शुरू की है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा नारायण राणे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे ने MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें ZED या फिर GED जो भी आप कहना चाहें, इसका मतलब होता है ज़ीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो जो MSMEs हैं तो वो जो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इस तरह की प्रैक्टिसेस अपनाएं। तो जो भी MSME को एक सर्टिफाई कर दिया जाता है ना कि आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस
आप अपनाते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है मिनिस्टर MSME के द्वारा। ठीक है, तो अब ये योजना जो फिर से लॉन्च की गई है, इसमें जो है जिस भी MSME के पास ये सर्टिफिकेट होगा, यानी कि ये प्रैक्टिस जो अपनाएगा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, है ना। अब इंसेंटिवाइज किसी भी तरह से कर सकते हैं, यानी कुछ इंटरेस्ट वगैरह पर कुछ छूट मिल जाए, है ना, किसी भी तरह की छूट दे सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है। ये स्कीम अक्टूबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी और ये 31 मार्च 2026 तक वैलिड है। और ये जो है MSMEs को एनकरेज करता है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए। तो यदि किसी को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, बस आपको ये सर्टिफिकेट पाना है। ये सर्टिफिकेट आप कब पाएंगे, जब आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी को अपनाते हैं। जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो किया हुआ हो आपके प्रोडक्ट ने, सही से बनाओ। ये ना है कि कस्टमर के बार बार उसकी शिकायत दे। जीरो इफेक्ट मतलब जो एयर पोल्यूशन ना हो आपके प्रोडक्ट से कोई, है ना, या फिर सोइल वगैरह का पोल्यूशन ना हो, इस तरह का कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो, है ना, कोई वेस्ट ना जाए आपका प्रोडक्ट, है ना। तो क्लाइमेट को ध्यान में रखना हो गया जीरो इफेक्ट, और जीरो डिफेक्ट क्या हो गया, क्वालिटी आप मेंटेन रखें। एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप वेयर इंडिया वॉन अ सिल्वर मेडल हेल्ड इन विच कंट्री। एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप, जहां भारत ने रजत पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा थाईलैंड। तो थाईलैंड के बैंकॉक में ये एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है और इसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड जीता है थाईलैंड ने, यानी थाईलैंड ने इंडिया को हराया है। बाकी जो सीनियर वीमेंस टीम है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Which country's payments registered the highest number of real-time transactions in the world last year with 48 बिलियन। तो देखिए पिछले वर्ष 48 बिलियन के साथ किस देश के भुगतानों ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन दर्ज किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इंडिया। तो देखिए भारत में जो है पिछले साल 2021 में जो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो 48 बिलियन हुए हैं, जो कि लगभग 3 गुना है चाइना से, 6.5 गुना है US, कनाडा, UK, फ्रांस और जर्मनी, इन सबको मिलाकर। ठीक है, तो ऐसा कहा है ACI वर्ल्ड वाइड ने। रियल टाइम ट्रांजैक्शन मतलब जो तुरंत लेन देन हम करते हैं UPI के थ्रू, जो तुरंत पैसा आप ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर पेमेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन। तो 48 बिलियन ट्रांजैक्शन इस तरह के हुए हैं 2021 में भारत में। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं 31.3% जो है भारत से ही हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं UPI बेस्ड मोबाइल पेमेंट्स ऐप और QR कोड पेमेंट्स भारत में जो है खूब तेज़ी देखने को मिली है, आप सभी जानते हैं। ड्यूरिंग PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू जर्मनी हैज़ कमिटेड एटलीस्ट 10 बिलियन यूरो असिस्टेंस टू इंडिया टूवर्ड्स व्हाट पर्पस। PM नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मनी ने किस उद्देश्य के लिए भारत को कम से कम 10 बिलियन यूरो की सहायता देने का वादा किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्लाइमेट एक्शन। तो देखिए जर्मन चांसलर हैं ओलेफ स्कोच, इन्होंने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन किए हैं और ये जॉइंट डिक्लेरेशन रहा इंडो जर्मन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके तहत जो भी भारत के प्रयास हैं ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, तो उनमें जर्मनी जो है 2030 तक 10 बिलियन यूरो प्रोवाइड कराएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी हैज़ बिकम द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। विच पॉलिटिकल पार्टी डज ही रिप्रेजेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बन गए हैं। वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PPP। देखिए जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कई बार पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी पूछ ली गई है जब इमरान खान थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखा करें, आस पड़ोस के देश में क्या चल रहा है ये ज़रूरी रहता है हमारे लिए, चाहे वो हमारा एनिमी कंट्री हो या फिर फ्रेंड कंट्री हो। तो देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, PP के हैं, PPP, और ये अब पाकिस्तान की यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। तो जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, इन्होंने बिलावल जो कि 33 साल के हैं,
इनको जो है शपथ दिलाई है। कहाँ पर? ऐवान सदर, जो कि प्रेसिडेंट हाउस है। तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हाउस का नाम क्या है? ऐवान सदर। बाकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद रहे, और ये किस पार्टी के हैं? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हाउ मच डिस्काउंट विल LIC पॉलिसी होल्डर्स गेट इन LIC IPO? आंसर इज 60 रुपीज़, और जो LIC एम्प्लॉई है उनको मिलेगा 45 रुपीज़। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? May 4। विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू टच द 19 लाख करोड़ रुपीज़ मार्केट वैल्यूएशन मार्क? Reliance Industry। What is the rank of India in the medal tally in the recently concluded Asian Wrestling Championship 2022? तो आंसर है 5th रैंक है। ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, 5th रैंक है। और टोटल मेडल 17 जीते हैं भारत ने, यहाँ पर 17 आना चाहिए था, ठीक है, जिनमें कि 1 गोल्ड है। और जापान पहली पोजीशन पर है, जापान के 21 मेडल हैं, यहाँ पर ये है 5th रैंक है। Prime Minister Narendra Modi recently at Red Fort, Delhi, released a commemorative coin and a postage stamp to mark the 400th anniversary of 9th Sikh Guru तेग बहादुर सिंह जी। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे। सुप्रीम कोर्ट डिप्रिकेट्स प्रैक्टिस ऑफ कॉलिंग ऑफिसर्स एट ड्रॉप ऑफ हेड बाय सम हाई कोर्ट्स। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द है यह है एट ड्रॉप ऑफ हेड, एडीएम आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह से आप, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप और देखें, डोंट कॉल टॉप ब्यूरोक्रेट्स एट ड्रॉप ऑफ हेड सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को ये कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको आप एट ड्रॉप ऑफ हेड मत बुलाइए। अब इसका मतलब क्या हुआ? एट ड्रॉप ऑफ हेड। तो एट ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब होता है तुरंत, एकदम, अतिशीघ्र। कभी कभी क्या होता है ना, बस तुरंत जो हायर पोजीशन पर होते हैं वो क्या चाहते हैं, जो उनसे निचली पोजीशन पर जब हुक्म दे तब प्रेजेंट हो जाए, है ना, दिन है या रात है, कुछ भी है, बस एकदम तुरंत मुंह से बोला कि हाजिर हो तो हाजिर हो जाना चाहिए वो ऑफिशियल। तो सुप्रीम कोर्ट इसी प्रैक्टिस को डिप्रिकेट करता है, यानी डिसअलाउ करता है, नहीं मानता इस चीज़ को, जो है खंडन करता है कि ऐसी प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप जो है कुछ हाई कोर्ट्स को कहा है कि आप ऑफिसर्स को एट ड्रॉप ऑफ हेड मत बुलाया कीजिए, यानी कि तुरंत एकदम मत बुलाया कीजिए। वो लोग भी काम कर रहे हैं, है ना, वो लोग भी बिजी हैं। इफ़ यू डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, यू डू इट इमीडिएटली विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक अबाउट इट, है ना। कोई काम अगर आप कर रहे हैं ड्रॉप ऑफ अ हेड, है ना, तो इसका मतलब क्या है, आप बिना कुछ सोचे समझे बस कर दे रहे हैं तुरंत, है ना। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब क्या हुआ? तुरंत, एकदम। पीपल विल फाइल लॉ सूट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड दीस डेज। आपने देखा होगा कितनी याचिकाएं आजकल जो है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती हैं, है ना। तो यही बोला है कि पीपल विल फाइल लॉ सूट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड दीस डेज, कि तुरंत याचिका दायर कर देते हैं आजकल, है ना, इतने फ्री हैं या फिर इतनी शिकायतें हैं लोगों को, ये मतलब है। यहाँ पर देख सकते हैं, डोंट स्ट्राइक वर्क एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, लॉयर्स टोल्ड। तो देखिए तमिलनाडु की न्यूज़ है, लॉयर्स को बोला गया, लॉयर्स टोल्ड बोला गया ना, लॉयर्स को बोला गया है हाई कोर्ट ने कि आप जो है एकदम से जो है वर्क की स्ट्राइक मत किया कीजिए, एकदम तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बस स्ट्राइक कर दी। आपकी मांगें नहीं पूरी की गई तो आपने तुरंत ही स्ट्राइक कर दी। किस तरह से मत किया कीजिए, जो वर्क पे वो असर पड़ता है, जो आपका कचहरी का या फिर जो कोर्ट के जो काम है उनमें जो है फ़र्क, उस पर असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो तुरंत अतिशीघ्र आप जो है बिना कुछ सोच समझे एकदम स्ट्राइक मत किया कीजिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। ये सभी मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सभी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, हाल ही में, बिल्कुल अभी की बात है। तो ये आप ज़रूर बताइएगा, सर्च करने पड़ेंगे आपको तो कीजिएगा, पर इनके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इनके कैपिटल, करेंसी, और यदि ये चर्चा में रहे इनके प्राइम मिनिस्टर तो ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।